अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, कुछ अरसे से एमनेस्टी स्कीम ज़ेर बहस थी और आखिरकार वो आ ही गई। क्या ये एमनेस्टी स्कीम माजी की स्कीम जो जितनी भी आती रही हैं उनकी तरह नाकाम होगी या कामयाब होगी, और इस एमनेस्टी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए और इसको किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमर कदीर साहब। आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं फ़हीमुर रहमान सैगल साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं मामू निसार साहब, आप टैक्स माहिर उमूर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 जारी हो गई है बज़रिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। ये स्कीम जो दी गई है, ऑन द फेस ऑफ इट ये स्कीम नज़र आ रहा है कि इट वुड बी ए बिग फ्लॉप, नाकाम हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये स्कीम अगर कंपेयर करें पिछली स्कीम से तो ये नज़र आता है कि ये बहुत ही टारगेटेड, फरमाइशी, कन्फाइंड स्कीम है और ये स्कीम बहुत ही मखसूस लोगों की फरमाइश के ऊपर जारी की गई है। इस स्कीम में आप इनकम, एसेट्स और सेल्स जो जून 2018 तक डिक्लेयर की नहीं कर सके, आप वो जून 18 तक के लिए आप क्लियर कर सकते हैं। स्कीम के तहत स्कीम की इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी हो रही हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रजम्पशंस छुपी हुई हैं। वो एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव स्कीम नहीं है। इस स्कीम के ज़रिए से दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है कि टैक्स गुजार ज़ीरो नहीं बल्कि रिड्यूस रेट पे टैक्स पे करता है। अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाए तो वो तमाम एसेट्स, ट्रांजैक्शंस और इनकम उनको प्रोब नहीं किया जा सकता 30 जून 2019 के बाद, 6 साल के बाद। अच्छा, अब 30 जून 2019-13 तक अगर आपने बहुत सारे एसेट्स या इनकम ऐसी हैं जिसको प्रॉपर टैक्स होना चाहिए और वो टाइम बाद अगर हो गए तो उसकी टैक्स की जो लीकेज होगी, जो टैक्स का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये आज तक तय नहीं हुआ। इसलिए बेहतर ये है कि आप एमनेस्टी दे दें और एमनेस्टी में जो टाइम बाद होने जा रहे हैं आपके एसेट्स और ट्रांजेक्शन और इनकम, उसके ऊपर टैक्स वसूल हो जाए। तो मेरे ख्याल में टैक्स एमनेस्टी स्कीम कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके अंदर छुपी हुई चीज़ ये है कि जो चीज़ें टाइम बार्ड भी हो गई होती हैं वो एमनेस्टी में डिक्लेयर हो जाती हैं। जहाँ पे टैक्स वैसे ही नहीं आना वहाँ पे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। बेसिकली ये जो है एसेट डिक्लेरेशन जो स्कीम है, जो एक ऑर्डिनेंस के तहत जारी की गई है, इसमें यह है कि जो अन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेड है उसको इकोनॉमिक करना, उसको डॉक्यूमेंटेड शेप में लेकर आना, उसकी ग्रोथ और टैक्स कंप्लाइंट को बढ़ाना। इसमें यह है जो हमारे एसेट्स हैं जो अनडिस्क्लोज्ड हैं और कोई ऐसा एक्सपेंडिचर्स हैं और कोई ऐसी सेल्स है जो हमने डिस्क्लोज उसको नहीं किया अप टू 30 जून 2018, उन चीज़ों को डिक्लेयर करना। तो मैं ये समझता हूँ इससे हमारा जो शॉर्टफॉल है, जो हमारे बजट का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए, हदफ अचीव करने के लिए ये बड़ी एक अच्छी स्कीम है। और इसके अलावा इस स्कीम में एक खूबसूरती ये है कि जो हमारे केसेस जो पेंडिंग हैं आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, तो मैं समझता हूँ जो फैसले हमारे कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल में जो पेंडिंग है उस पर हम अपनी अमनेस्टी जो है वो ले सकते हैं। उस अमनेस्टी में हमने ये देखना है कि जो चीज़ हमारी इसमें कवर होती है जो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है, उसमें हम अपना वो जो सर्टन परसेंटेज है अमाउंट ऑफ जमा करवा के हम इस एमनेस्टी को अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं और इसमें हमारा जो कोर्ट ऑफ वर्क है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखनी है जो पेनल्टी ऑफ ऑर्डर ना हो, जो पेंडिंग डिसीजंस बने हुए हैं उसमें एमनेस्टी ले सकते हैं। तो इसमें हमारा काफ़ी हद तक लोगों को इसमें रिलीफ मिल सकता है। बड़ी अच्छी स्कीम है, लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है टाइम जो दिया गया है, ड्यूरेशन 30 जून, वो तकरीबन 1 माह बनता है और इसमें ईद की छुट्टियां भी हैं और उसके अलावा दिन रमज़ान के दिन है। तो मैं समझता हूँ इसकी डेट को जो है वो एटलीस्ट 31 दिसंबर 2019 तक लेकर जाना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो।
हमारी तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो टाइमली और बड़े शॉर्ट टाइम की चीज़ें पैदा करती हैं और किसी बेटर सेंस के साथ, किसी अच्छी नो हो के साथ ना तो कोई स्कीम जारी करती है, ना कोई इस डिसिप्लिन में कोई परमानेंट रूल्स रेगुलेशन या कोई असूल ज़ाब्ते वाज़े करती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी परमानेंट स्कीम्स वाज़े करे, क़वानीन को इस तरह से सही वाज़े और बेहतर बनाए ताकि महसूलात या टैक्सेस रेवेन्यूज़ जो है ना वो सही तौर से कलेक्ट हो सके। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की बदनसीबी है कि हमें एक ऐसी रूरल क्लास से वास्ता पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान को डंग टपाओ के पैरामीटर पे चला रही है, बल्कि उनको चाहिए कि इसके लिए आज़ाद और बड़े ही मजबूत अदारे माज़ वजूद में आएँ जो इनको कंटिन्यूसली इन चीज़ों को वॉच करें और किसी ऐसी जनरल एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ कि ये एमनेस्टी स्कीम भी ये काले धन को वाइट करने के साथ साथ हुकूमत का इतना ही बेनिफिट है कि हुकूमत इससे जो मालियाती फ़ायदा होगा वो अपनी हुकूमत को अपनी ड्यूरेशन के चलाने के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि बिल्कुल किसी तरह से भी ना कोई कोई अच्छा स्टेप है ना ये फेयर बात है और इन पॉलिसियों से कभी भी हुकूमत या जो स्टेट्स है वो नहीं चलती। इसका एक डीमेरिट ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर, बिकॉज के जो टैक्स पेयर रेगुलर बेसिस पे अपना टैक्स पे करते हैं, जो कि हाई रेट्स पे अपना टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट मतलब करते हैं कि कोई ये जो 2% पे इसका जो इनकम है वो 2% पे टैक्स पे करने के लिए आपको क्लियरेंस मिल रही है। गवर्नमेंट के एमनेस्टी से 2018 के जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हुए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट स्टॉप गैप अडॉप्ट किया। इससे इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है अगर लोग अपनी डिक्लेरेशन प्रॉपरली दें, तो इससे हमारी कलेक्शन ऑफ टैक्स की जो ना वो इन्हेंसमेंट कर जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा ये होगा कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं इन नेक्स्ट ईयर्स के अंदर वो डेफिनेटली इन्हेंस करेंगे। जो लोग कभी पहले टैक्स नहीं पे किया या जो नॉन फाइलर थे, इसका वो बेनिफिट उठाएं। अगर एमनेस्टी आप अवेल करते हैं तो 2% में आप उसको मीट कर सकते हैं और अपने एसेट्स को डिक्लेयर ऑन प्रॉपर बेसिस कर सकते हैं। ये एमनेस्टी जो गवर्नमेंट ने दी है, हम इसको एमनेस्टी नहीं कहेंगे ये, क्योंकि कंडीशनल है। कंडीशनल एमनेस्टी नहीं होती, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो प्रॉपर्टी के बहुत हाई रेट हैं और दूसरा जो इन्होंने कंडीशन रखी है कि कैश जो है आपका बैंक में मौजूद होगा तो आप एमनेस्टी वेल कर सकते हैं, वरना नहीं। इस तरह तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा ही नहीं, लोग एमनेस्टी वेल ही नहीं करेंगे, ये एमनेस्टी नाकाम हो जाएगी। इसको एमनेस्टी नहीं हम कहते, ये तो अगेंस्ट है लोगों के ना, इसको वेल ही नहीं लोग करेंगे। इसको ओपन छोड़ेंगे तो लोग वेल करेंगे, वरना तो ये नाकाम हो जाएगी। गवर्नमेंट को इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसकी अनाउंसमेंट का। मेरे ख्याल से तो इससे 2-3-4% लोग जो है ना बेनिफिट लेंगे, अदर दैन कुछ भी नहीं होगा इस पर। अमर कदीर साहब, आपने माहिरीन की राय भी जानी। जो एमनेस्टी स्कीम आई है उसके रूल्स तो आगे हैं कुछ, आप क्या समझते हैं कामयाब होगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कामयाब होना या ना होना इसका जो इन्हिसार है वो सारा का सारा जो हमारे ट्रेड बॉडीज़ हैं या जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ये फ़ैसला कर सकेंगे कि क्या ये इसको अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अवेल करने के लिए उनको अगर कोई ऐसी बेनिफिशरी कोई सूरत हाल नज़र आती हुई तो वो अवेल करेंगे ऑफ कोर्स, अदरवाइज़ तो नहीं करेंगे। जहाँ तक नुकात होते हैं जिनको अपने वो टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा करके फिर ताजिर ज़राअत उसकी तरफ आते हैं। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जहाँ तक बात है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम इस मरतबा इन्होंने जो की है, मुतारफ़ कराई है, इसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन लोगों को नज़र आए। माजी की तरह ये माजी की तरह नहीं, माजी की तरह की नहीं है, ये माजी का ही ये कंटिन्यूटी ऑफ जो प्रीवियस एमनेस्टी स्कीम है 2018 में दी, ये उसी की ये कंटिन्यूटी में है। ये उस स्कीम में भी
डिसाइड किया गया था कि इसको कितने फेजेस में हमने लेकर चलना है, तो फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 होगा। तो वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और वो उसको कंटिन्यू ना कर सके, सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए। इसी तरह से ये अब दोबारा फिर ये उसी की कंटिन्यूटी को ही आप इसको समझें, और ये चूँकि ये चल आगे 2020 तक रही है, ये उसी की कंटिन्यूटी में है। ये बात तो आप रेस्ट एश्योर कर लें कि जी ये कोई नई चीज़ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये पिछली का ही हिस्सा है। दूसरी, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अभी अनआंसर्ड है। जी जी, जब तक रिटर्न ठीक नहीं है आएगी जी, जब तक उसमें नहीं, वो रिटर्न की भी बात नहीं है, उसकी जो है ना, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है जो स्कीम की, उसके अंदर जो अपेरेंटली जो पढ़ने के बाद जो अंदाज़ा होता है, हम जैसे छोटे से जो कंसल्टेंट हैं वो भी ये समझते हैं कि यार इसके अंदर छोटी छोटी काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस होना बाकी हैं, जिसको होपफुली ये ईद के बाद तक ही ये मेरा ख्याल है कि ये हो पाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये से पहले हों। इसमें टाइम तो बहुत कम रहेगा, तो 30 जून फिर तक तो दूसरी इसको बात ये है, हाँ जी यही बात है कि दूसरी बात ये है कि अगर ये उसके बाद होगा तो फिर कितने लोग उससे अवेल कर सकेंगे। जी जी, क्या जो इनका एक हदफ है वो पूरा होगा या नहीं वो होगा? पूरा करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, वो पूरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये भी अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात ये है कि अभी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हमारे मुल्क के इतने ख़राब हुए हैं कि लोग इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, वो तो अपने घर के खर्चे के लिए जो है वो पैसे बड़े सोच समझ के निकाल रहे हैं। जी जी। तो वो ये टैक्स को तो वैसे भी हमारे कल्चर में मतलब एक ही शब्द है कि हाल हम में इसको आप किस तरह इसको अवेल करेंगे? फहीम साहब, आप तो माशाल्लाह आपको चैम्बर से ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट है, और आप ताजरों के कहने पे इमरान खान साहब एमनेस्टी का उन्होंने कहा लाने का, और आपके कहने पे एमनेस्टी स्कीम लाई गई और अब आ भी गई है, आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड में अगर चला जाऊँ तो ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये जो नुमाइंदा है, ये 25,000 उन लोगों के जो टैक्स पेयर, जी जी, और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि इस किस्म की जो एमनेस्टी अगर दी जाती है, जी जी, जाहिर है एक ब्लैक इकॉनमी है, उसको आप वाइड करने के लिए ये सारे इक़दाम करते हैं, तो जो टैक्स पेयर हैं वो बड़े डिसहार्ट होते हैं। जी, उनकी हक तलफी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड वी वर द सपोर्टर ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम। हमारी प्रपोजल में ये शामिल थी। उसकी वजह यह है कि ये एक तल्ख हकीकत है, बहरहाल ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में एक ब्लैक इकोनॉमी एक मुल्क की दूसरी इकोनॉमी के साथ साथ चल रही है, और जिसकी रेशो उस वाइट इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। सो हमारा मेन जो इशू था और मकसद था गवर्नमेंट को ये प्रपोज हमने इसलिए किया कि वो जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रीम लाइन किसी तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि वो लोग अपना पैसा डंप कर दें, जो कि हो चुका है। जो इकदाम मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई ने इसने स्टेप भी उठाए, कोई थ्रेट किया गया बिजनेस कम्युनिटी को, छापे मारे गए। तो उसके लिए फिर हमारी प्रपोजल ये थी कि आप इसको किसी तरीके से स्ट्रीम लाइन कर दें, ताकि ये चीज़ें जो है वो हो जाए। वो कि मैंने आपको अपनी रिजर्वेशन भी बताई कि बिजनेस कम्युनिटी जो है थोड़ी सी जिस तरह फरमा रहे थे कि ये आल दो के पिछली गवर्नमेंट की ये पहली, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जी जी, हमारा ये जो हमने जो गवर्नमेंट को आते ही प्रपोज ये किया था कि जितनी भी एमनेस्टी अब तक आई हैं वो गवर्नमेंट के अमूमन आखिरी टेन्योर में, जब गवर्नमेंट जा रही होती है जब देती है तब देखिए, तो वो पॉलिटिकल इशू उसको थोड़ा सा अपनी सिंपैथीज गेन करने के लिए, लोगों का वोट हासिल करने के लिए, व्हाटसोएवर, इसको पॉलिटिकल एंगल से हम नहीं देखते। लेकिन ये हुकूमत पहले ले ये हमने ये प्रपोज किया था कि आप जितनी जल्दी इसको इनिशिएट करेंगे, जितनी जल्दी इसको लॉन्च करेंगे, हमारे हिसाब से ये थोड़ा सा लेट, अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट हुई है, क्योंकि चूंकि मुआशी हालात हमारे मुल्क में दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फॉर सम डॉलर की उड़ान बहुत बड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, सर्टेन रीजन उसके पीछे IMF है, उसके पीछे हमारे मुल्क में टैक्स टू GDP है, उसके पीछे हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, उसके पीछे हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। सो समहाउ हमने इनको इस हिसाब से इन्हें कहा था कि आते ही आप ये एमनेस्टी लॉन्च करें,
ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अगले पूछा जाए 4-6 माह में अगले साल गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है तो पता नहीं हमारे साथ अब इसको गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट टेकअप करती है या नहीं करती है, इसकी लीगल जो है फ्रेमवर्क क्या होगा। सो ये इस लिहाज से हमारी प्रपोजल इसमें ये शामिल थी कि आप इसको जल्दी इनिशिएट, यानी कि 5 साल तो ये स्कूल रहेगा या हमें छेड़ने वाला कोई नहीं है। और इसको पूरा एक जो है पूरा एक लीगल उसको एक अथॉरिटी दे के प्रोसेस में ला के और फिर इसको आप करें और मिनिमम रेट के साथ इसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। जो रेट्स आए हैं वो आपकी तवक्को के मुताबिक है? जी एन तवक्को के मुताबिक 100% तो आप नहीं कह सकते, बट किसी हद तक ये तवक्को के मुताबिक। बिल्कुल। मामून साहब फहीम साहब जिस तरह कह रहे थे, ताजरों की एक पोजीशन थी जो यानी कि हुकूमत अब नहीं आई है तो अभी एमनेस्टी स्कीम दे ताकि वो 5 साल लोग खुश रहें। आप क्या समझते हैं ये उसी का तसलसल है और एमनेस्टी स्कीम जो हुकूमत इसके खिलाफ थी जो आई है, क्या वाकई कोई से कोई बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी, या ऐसे को आपको कानूनी नुकात नज़र आ रहे हैं जो इसको फलाह में वो अहम किरदार अदा करें? इसमें अयूब भाई मैं तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इस शो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमनेस्टी, क्योंकि इसकी बेसिस पे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी चीज़ों को देखा जा रहा है, फोरसी किया जा रहा है कि अगर ये एमनेस्टी कामयाब हो जाती है कैश इन्फ्लक्स आपकी इकॉनमी में इंजेक्ट होगा, प्रॉपर्टी जो है मार्केट जो है वो दोबारा से रिवाइव होगी, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। अच्छा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फहीम भाई की मैं जो है इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह आमिर भाई ने बात की कि ताजरान को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली बेनिफिशरीज हैं इसकी, उन्होंने बताना है कि एक्चुअली ठीक है। अगर ये कहते हैं कि इनके मुताबिक है, मैं पर्सनली थोड़ा सा इनसे डिफर इसलिए करता हूँ कि ये जिस तरह बता रहे हैं थोड़ा तसलसल पुरानी एमनेस्टी के साथ मिलता हुआ है, रेट्स डेफिनेटली कम है, मगर इसका जोर ज़्यादातर रिमूवेबल प्रॉपर्टी पर है। जी। हमारे ताजरों को मसला प्रॉपर्टीज़ का नहीं होता, हमारे ताजरों को मसला वर्किंग कैपिटल का होता है। जी। जो क्या कैश जो अनडिक्लेयर्ड कैश होता है या जो कैश इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स की सूरतों में, जो मार्केट में फंसा होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो पेबल्स होते हैं, उसके अंदर की जो वर्किंग कैपिटल हम टिपिकल अकाउंटिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये वो अमाउंट होती है जब वो बैंक में हिट करती है तो वो उनके पास आंसर नहीं होता क्योंकि वो डिक्लेयर्ड नहीं होती। मैं समझता हूं कि अगर ताजरों को रिलीफ देने का ये जाविया होता या ये एंगल लिया जाता तो उनको टारगेट करते हुए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को ये क्वेश्चन करें। जी जी। अगर हम इस एस्पेक्ट से बात कर लें कि सेल्स और एक्सपेंसेस और परचेजेस और इन चीज़ों को ऐड किया गया है तो उसके अंदर जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी प्रोविजंस ऑफ द लॉ है 165 के विदहोल्डिंग टैक्स के ऑडिट्स की इन्वोक करना, उसकी एक्सक्लूजन क्लॉजेस नहीं दी गई जो एमनेस्टी में इंक्लूड होनी चाहिए थी। तो ये एक बहुत बड़ा लकूना है कि यहाँ पर अगर मैं सेल्स डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं अपने उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस डिक्लेयर करता हूँ जो मैंने पहले डिक्लेयर नहीं किए थे, तो क्या मुझे सेल्स के ऊपर टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एक्सपेंसेस के ऊपर सेक्शन 165 की प्रोसीडिंग्स जो विदहोल्डिंग टैक्स के मैंने पे किया या नहीं किया वो की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, या मुझे उससे भी इस्तिस्ना है? जी जी। दैट इज अ बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और जो क्लैरिफिकेशन आई है इसकी और उसके अंदर भी इस बात का कोई जवाब नहीं है, ना इन्होंने इसके अंदर उसकी इस्तिस्ना रूल्स तो आए ना, रूल्स में तो कोई वाजे नहीं की चीज़ उसमें वो क्लैरिफिकेशन रूल्स की मैं जिसका नाम ले रहा हूँ रूल्स, वो क्लैरिफिकेशन है बेसिकली। उस क्लैरिफिकेशन में इस चीज को नहीं डिक्लेयर किया गया, सिर्फ टाइम फ्रेम को बताया गया कि 30 जून 18 तक आप ये कर सकते हैं, 30 जून 18 तक जो दिया था आपने सितंबर तक वो कर सकते हैं, जून सितंबर दिसंबर ये 3 कट ऑफ डेट्स बना दी। उसके बाद कौन सी सेल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज वाजे कर दी। मुझे बाकी सेक्शन से इस्तिस्ना हासिल होगी या नहीं होगी, जी जी, ये बड़ी क्लेवरली या एक क्लरिकल ओमिशन या बड़ी क्लेवरली निकाल दिया गया ताकि एक दफा उनको नेट में ले आए, उसके बाद नॉर्मल रूटीन से उनको टैक्स पेयर की तरह उनको भी टैक्स करें। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ ये हमारे जो ट्रेडर्स के इश्यूज हैं उनके अगेंस्ट जाती हैं। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था मोहम्मद साहब, ये एमनेस्टी लाने का मकसद शॉर्टफॉल पूरा करना नहीं है, सिर्फ इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करना है। आपकी नज़र में बाकी हमारी इकॉनमी
डॉक्यूमेंटेड होगी इस स्कीम के ये लिए? प्रीएम्बल है सर, इसका जो ये जो इन्होंने दिया है, इसके शुरू में प्रीएम्बल में ही इन्होंने ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना। तो मैं इसको एक छोटी सी बात कहूँगा इसके बारे में कि 70 साल के गुनाह जो है ना, वो एक कलम बंद, एक दफ़ा चीज़ से कलम बंद करके 4 पेजेस से वो ख़त्म नहीं हो सकते। वो बड़े मामलात उसके लिए तय करने पड़ेंगे। अभी तो बहुत मुश्किल मामलात तो रब भी देता है रमजान में, लेकिन एमनेस्टी है ही नहीं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मत साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फ़हीम साहब, जिस तरह मामून शाह साहब ने बड़ी तफसील से वो बताई चीज़ें, उन नुकाइश तो हैं जिनकी वजह से कोई इसको कामयाब होने में मुश्किलात आएंगी लाजमी, लेकिन आपकी नज़र में ताजिर हजरात बेयकीनी सूरत हाल में, इस मुआशी हालात में जिससे सूरत हाल मुल्क की जा रही है, इसको बेल करने में आगे बढ़ेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी ये बता भी रहे थे जी कि जो बिजनेस कम्युनिटी हमारे मुल्क में जो मेन इशू अगर आप मेरे से पूछें ना तो टैक्स टू जीडीपी है जी, जिसकी वजह से हमें कर्ज भी लेने पड़ते हैं और महंगाई की शरह भी बढ़ती है और ये सारी चीज़ें, ये सारी डिफ़िकल्टी, और फिर ये आम आवाम को इसका सामना है। जो इसका इफ़ेक्ट जो मेन जिसको ये हिट करती है ये चीज़, ये है आम सेलिड पर्सन, जिसके ज़राए आमदन जो है उसकी एक लगी बंदी जो आप तनख्वाह के ज़रिए उसने कमाना होता है। बिजनेसमैन तो किसी तरीके से उसको ट्रेड करता रहता है, ट्रेड कर लेते। सो ये जो उसको जो हमारी जो मेन जो मेजॉरिटी है उसको ये हिट करती हैं चीज़ें। सो टैक्स टू जीडीपी अगर आपने बढ़ानी है तो इस स्कीम को थोड़ा सा आपने वो करना होगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, जिस तरह फ्रॉड करना होगा। एक तो कभी अगर आप बिजनेस कम्युनिटी आप अगर शालमी चले जाएंगे तो 5 या 7% जो लोग हैं टैक्स नेट में हैं, बाकी जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी मार्केट उनको विजिट करें, अब जो टैक्स नेट में जो लोग नहीं हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो अगर चाहते हैं कि एमनेस्टी अवेल करें तो उनके पास जो है वर्किंग कैपिटल जो है कैश की सूरत में नहीं होता। फ़हीम साहब, वैसे आज तक हमारी अगर पीछे देखा जाए, आज तक हमारी हुकूमत मुखलिस है, हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो, या हमारे लोग रिटर्न में आएँ, गोशवारी जमा करवाएँ, एनटीए हासिल करें, या वो हमें पता है हमारे फाइल की तादाद की। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी लंबी बहस है, इसके लिए एक बड़ी नशिस्त चाहिए है, क्योंकि मेरा जो आप कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से मैं भी ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट अगर मुखलिस होना तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे यहाँ टैक्स नेट बढ़ जाए। बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि रिफॉर्म जो है वो अगर दोनों तरफ होना, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, इदारे हैं, गवर्नमेंट है, ये अगर ये सारे मुखलिस होकर ये काम करे तो कोई शक नहीं। वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो ये चीज़ें मुमकिन है। थोड़ी सी एमनेस्टी के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क का जो बहुत बड़ा इशू है वो है कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है हमें IMF के भी पास जाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आपने देखा उनकी कड़ी शराइत पे बेकदरी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो कदरी हो जा रहा है, उसकी वजह से देखिए ना जी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है जी। तो अभी लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि जिस रेशो से या जिस स्पीड से ये डॉलर ये डिवेल्यूशन हुई है हमारे मुल्क में, तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि जितना रैपिडली हमारे पैसे की बेकदरी हुई है, तो हमारे अवाम ने ना, जिनके पास ब्लैक इकोनॉमी थी, उन्होंने कैश को जो है ना अपने डॉलर में कन्वर्ट किया। तो अगर आप थोड़ा, जिसकी वजह से डॉलर कीमत ऊपर गई है। एक तो डॉलर की कीमत वैसे भी ऊपर गई है, और वो डॉलर जो पहले जिसके पास ब्लैक इकोनॉमी होती है ना, उसके पास बहुत सारे जराए होते हैं, पहले वो रियल एस्टेट में चले जाते थे, उस पर पाबंदियां लगी, तो अब वो डॉलराइजेशन जो है ना, बॉन्ड की सूरत में या डॉलर की सूरत में, ये कमोडिटी है उनके पास, सेफ कमोडिटी है जिसे आप कहते हैं। तो ये आप एक आम आदमी, एक गरीब दुकानदार से भी पूछ लें, वो कहेगा यार मैं आज 150 में डॉलर लेता हूँ, 2 महीने बाद 160 हो जाएगा, तो मैं क्यों रो भी बहुत रहे हैं हमारे जो। तो इस एमनेस्टी के हवाले से एक बड़ी टाइमली मैं एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दूंगा कि अगर कोई अपने एसेट डिक्लेयर करता है फॉरेन रिजर्व की सूरत, वो अपने सरेंडर कर देता है, तो उसको आप उससे 4% भी ना लें,
जी जी आप उसको आपने IMF से लेना है, किसी शराइत पे ले रहे हैं ना, जी जी तो आप अपने अवाम को शायद वो आप उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस दें कि भाई जो डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी डिक्लेयर कर देगा उस पर कोई चार्जेस नहीं वर्किंग है। कैपिटल में तो आ जाएगी ना। वर्किंग कैपिटल में तो आप इस वक्त हमारा इशू है ना, जी, हमारे पास चूंकि डॉलर नहीं है, जी जी जिसकी वजह से हम IMF की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारी आवाम के पास 20 अरब डॉलर से जायद हो। क्या बात तो अगर वो तो थोड़ा बहुत सा अच्छी है। अगर वो थोड़ा सा इस मौके को अवेल करें और बड़ा टाइमली ये एक एमनेस्टी में उसको ले आए, अनाउंस कर दें कि 4% भी नहीं है, जी जी लीगल प्रोटेक्शन भी है, जी जी और कोई सीज नहीं होगा अकाउंट। अगर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट में अपने ये फॉरेन करेंसी की सूरत में कोई भी हमें कोई रकम मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। क्या बात है। फाहिम साहब की ये सजेशन तो बहुत अच्छी है आमिर साहब, लेकिन आप ये बताइएगा सजेशन पे अमल दरामद होना चाहिए। दूसरा ये इस स्कीम से कौन कौन से सेक्टर ऊपर आ सकते हैं, तो कौन कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा है? देखिए पहली बात तो जो है ना सजेशन की, वो सजेशन ही हो सकती है, और मतलब हमारी कौम को अगर ये कह भी दिया जाए ना जी जी कि जी ऐसे ऐसे होगा इकोनॉमी, तो वो हमारी कौम भी अल्लाह माफ़ करे बस आप वो एक्चुअली पता क्या बात है, इसके पीछे ना एक लॉजिक है कि एतबार कोई नहीं करता हुकूमतों पर लोग, क्या समझे हैं। अब इमरान खान को ही देख रहे हैं, आप एतबार करेंगे उसको? ये वो जितने जो बात जी, जी। उसने जितनी मर्तबा जितने वसूख से जितने जोर से कही, उसने उसी पे ही जो इंसान ना वो जो कहना तो आसान होता है, बैकअप वो कर सामने जब तजर्बा होता है उसका तो फिर रिजल्ट तो वो देखना होता है ना। यही ना, चूंकि अभी इनका ये फर्स्ट अपना जो Experience है। टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट है, जी, जी। इनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, कह देते हैं, फिर पीछे से जब उसका कोई रिएक्शन आता है जी, जी। तो वो फिर उसको फिर सपोर्ट नहीं कर पाते। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते कि कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन इनकी जो टीम की कारकर्दगी जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो उसके साथ सपोर्टिव नहीं है। इसी तरह से जैसे फहीम साहब ने कहा है, प्रपोजल की हद तक ये बहुत अच्छा है। जी। अभी इनकी ये एक इसी एमनेस्टी स्कीम के अंदर ये प्रपोजल है कि जो बंदे अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अगर वो आप उसके अंदर वो करेंगे तो उसका रेट डिफरेंट है, और जी, जी। जो वहां पर रखेंगे वो उसका रेट डिफरेंट है। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कोई पागल ही होगा जो अपने पैसे उठा के तो पाकिस्तान में जो इंसान है वो भेज देगा? बैंक में रखेगा, क्यों भेजेगा? जी, और 4% क्यों भेजे देगा। क्यों वो? जी ये वो उन लोगों के लिए एमनेस्टी, ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग अवेल करेंगे जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने अपना जिनके पैसा बारे में बाहर ज़राए कहा जा रहा है, 60,000 देखिए, अफराद चूंकि इसको अवेल करेंगे। अब ये एक चूंकि ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, ये हमारे मुल्क में ही नहीं, ये हर मुल्क में ये सिस्टम शुरू हुआ हुआ है कि आप अपने जितने भी हैं ये सारी चीज़ें आप नेट में लाएं, डॉक्यूमेंटेड करें, ये वो सारा कुछ। अब हमारे जो लोग हैं जो यहाँ से पैसे कमाते हैं, उन लोगों को कोई ना कोई सेफ प्लेस चाहिए अपनी उसकी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा एहतसाब किसका हो रहा है? पॉलिटिशियंस का हो रहा है ना, और किसी का तो हो ही नहीं रहा। जैसे उनके लिए ये एमनेस्टी है नहीं, उनके लिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए है नहीं। भाई जो खा रहे हैं उनको तो पैसा लेना है, तो बिजनेस कम्युनिटी तो बेचारी पहले ही वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मद में दे रही होती है। नहीं वो इसका उनसे मतलब पैसे पैसा जो कह रहे हैं निकलवा तो मौजूदा उनको- टैक्स पेयर का उनको पहले दे से दें, ऐसा उनसे हाल है कोई यार यूनिवर्सिटी अल्लाह लाना। आपका- जी जी अल्लाह आपका भला करे, आपने जितना लूटा जितना खाया इतना ये पीछे पड़े हुए हैं, पैसे निकालो पैसे नहीं, उनसे कोई यार इस पे एमनेस्टी दे दो तभी हमारा सर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इस तरफ इस तरफ नहीं ये आते, तो देखो इस तरफ हुकूमत नहीं का आते। रियासती काम है। ये देखे मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि एमनेस्टी जो सी है, ये वाली जो एमनेस्टी है, इसके अंदर आप इसकी जो स्पिरिट है ना उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसकी स्पिरिट क्या है। क्या ये हमारी हुकूमत की ज़रूरत है? क्या ये आवाम के फ़ायदे के लिए दी जा रही है? क्या ये किसी को खुश करने के लिए दी जा रही है? सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है नहीं हम हमारे साहब हुकूमत की जरूरत तो इसलिए जो मशीनरी 70-72 साल पाकिस्तान में काम कर रही है उसकी नाकामी की वजह से है ना, मस्जिद हुकूमत को लाने की मजबूरी। हमारे लेकिन अगर दूसरे जो जरूरत थी वक्त की, लेकिन शॉर्टफॉल है, उसको पूरा इससे नहीं किया जा सकता, फिर जरूरत क्या रहेगी? हमारे चेयरमैन साहब नए आए हैं, ठीक है जी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि उनकी अपॉइंटमेंट भी चल हुई है, जी जी वो एक अलग बात है। लेकिन मामला को उनका मैं वही अर्ज करूँ, वो प्रोफेशनल है, जी जी इस प्रोफेशन से रिलेटेड है।
सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ना पहला मेरी जो यहाँ कबूल ही नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला जो मैं समझता हूँ अपने दौर पे, वो ये बात ये है कि उनको ना शफर जैदी साहब को उनको ये करना चाहिए कि वो अपनी जो कंपनी है ना, जिसमें भी वो, मैं नाम नहीं ले रहा उनकी कंपनी का, कि वो सबको पता है कि ये किसके जो ना चीफ एग्जेक्टिव है या क्या उनके साथ उनका रिलेशन। अबू बकर सिद्दीक ने जब किया था तो उन्होंने कहा था कि अपनी जो ना वो दुकान जो कपड़े की थी वो उन्होंने छोड़ देने का, जी सारी दुनिया तो मेरे से कपड़ा खरीदेगी तो मैं क्या करूंगा। तो उनको चाहिए कि पहले तो वो ये अनाउंसमेंट करें कि जी मेरा उसके साथ मेरा ऑफिशियली इतनी देर के लिए, जितनी देर तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कोई उसके साथ लिंक वास्ते कोई रिलेशन नहीं होगा। सारे केस उठ के उधर चले जाएंगे। मेरे जैसे बेचारे छोटे छोटे क्या करेंगे वो, चले हम उसको भी नहीं रोते, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं चले ठीक है, उनका पर्सनल है, वो अगर मुनासिब समझे तो करते हैं, नहीं समझे तो ना करें। हमें उनको जरूरतें नहीं है उन चीज़ों की। देखिए जरूरतें होती ही इस उम्र में है भाई, जवानी में किसको जरूरत होती है? क्या बात है। जब जो इंसान एवरेज की तरफ जाता है उसके साथ ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। ख्वाहिशात नहीं बढ़ती, रिलेशंस बढ़ते हैं। बेटे बेटियां, भाभियां, मसर, ये भांजे भांजियां, भतीजे, ये सारा एक फैमिली बन जाता है। वो ये चाह रहा होता है कि मैं किसी तरीके से मैं इन सब का कोई ऐसा नेटवर्क, ऐसा सिस्टम मैं कर जाऊं कि जनाब मुझे कोई उसने वो तो नहीं किया, लेकिन दूसरे ताजरों को उससे फायदा आता है। बैंक अटैचमेंट रुकवाई जाती, छापे रुकवाए, सबसे पहले अलग तरफ बहस चली गई। जी हम लोग चूंकि एमनेस्टी के ऊपर कर रहे हैं, वो एक अच्छा अमल किया उन्होंने कि उसको दोनों छापे भी रुकवा दिए, बैंक अटैचमेंट भी रुकवा दिए। हाँ जी, वो अब इससे आपका आधा रेवेन्यू तो आपका इससे कम हो जाएगा जी, और शार्टफॉल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एमनेस्टी की हद तक, जहां तक इन्होंने ये कहा है कि जी हम इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, जी तो शबर साहब की वैसे कोशिश ये है, उनका फोकस जो उनकी स्टेटमेंट से लगता है, उनका फोकस ये है कि हम ओवरऑल जो है ना इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं। जी ओवरऑल वो अगर ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो फिर इनको ये 30 जून और 30 दिसंबर और ये 2020 फिर इनको इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाना चाहिए। जी फिर इनको ये टाइम फ्रेम पर टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए कि जी इसके अंदर अंदर करें। फिर ये भूल जाए कि हमें इस बजट में लॉस हो रहा है या इस बजट में हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो खैर किसी सूरत में नहीं हो रहा। दिसंबर 2019 तक जानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये 2023 तक जाए। जी वो नहीं, वो 2023 तक जाए, कैटेगरी उन्होंने बना दी 2023 तक ये जाए। ठीक है, लेकिन जैसे अभी भाई साहब ने भी बात की है, सब लोगों को पता है कि FBR के पास माँ सिवाय उस चीज के जो चीज हम देते हैं दूसरी कोई चीज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास, उसके अलावा किसी चीज पे ये एक्शन नहीं ले सकता। हमने सेल्स डिक्लेयर किया, उसने उसमें से किले निकाल लिया। उसने मुझे आगे ये नहीं कहना कि आपने इस सेल के अलावा फलाने बंदे को भी सेल की थी। जी जी, जो लोग इसमें आ रहे हैं उन्हीं को ही परेशानी है। जो चीज हम डिक्लेयर कर रहे हैं परेशानी, जो नहीं आ रहे हैं जी जी आजाद घूम रहे हैं। मामून साहब, स्कीम में जायदाद को किस तरह डिक्लेयर किया जा सकता है और कैश के हवाले से क्या कोई नई चीज़ तब्दीली कुछ स्कीम में आई है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब देते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।